नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें मध्यकालीन इरा में मुगल काल का अब ये मिससेलेनियस विविध बचा था, तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निज़ामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निज़ामी निश्चित किया तथा उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थीं। मुगल काल में शाह अली उल्ला के मदरसा में हदीस क्या होती थी, परंपरा होती थी, ठीक है। और तथा तफसीर पर लखनऊ में फिरंगी महल में फिक न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के अध्ययन को आलिम धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। तो आमिल किसको कहा जाता था? जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ थे, और काबिल साहित्य के विशेषज्ञ, ठीक है। हेमू अथवा हेमराज मध्ययुग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था, ठीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जाति का धूसर या भार्गव था जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। इसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विद्रोहियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता की। दिल्ली में तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वदायूनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूदंड देता था। वेतन के बदले और सेना के रखरखाव के लिए क्या देता था? विशेष भूखंड, जो अमरम कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे? अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो मक्का द्वार कौन सा कहलाता था? ये सूरत का जो बंदरगाह है उसको क्या बोलते थे? मक्का का द्वार बोलते थे या मक्का द्वार, ठीक है। नवरोज का त्योहार ईरान से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौल्यम या नेविगेटर एक कर्मचारी था। मौल्यम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था, ठीक है। और इसकी सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था और इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 63 के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने कौन से में दिया? ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया। ट्रेवेनियर ट्रेवल्स इन इंडिया, ओके। मनुची इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा सिकोही की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरियो द मोगोर या मुगल इंडिया नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत दर्पण कहा जाता है। कौन सा? स्टोरियो मोगोर या मुगल इंडिया, ठीक है। अब प्रश्न को या क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर थॉमस रो, शाहजहां ट्रेवेनियर और औरंगजेब मनुची। तो इसमें कौन सा? अकबर सर थॉमस रो नहीं है, ये जहांगीर है, ठीक है। सर थॉमस रो जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था। यह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। से सभी विकल्प सही सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? तो ट्रेवेनियर ने की थी, जिया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने, ठीक है। जिया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर
17वीं शताब्दी में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था, किंतु भारत ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की, जिसमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी। ट्रेवेनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसके इन्हें हीरे की खानों, जवाहरात और मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किए हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये विलियम फिंच ने बोला है, ठीक है। मनुची तो वैसे भी दारूशकोई के टाइम आया था, या औरंगजेब। ट्रेवेनियर शाहजहां के टाइम आया था। तो विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे, ठीक है। और 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया इसमें। सूची मिलान करना है। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, रॉल्फिंस। तो हॉकिंस का 1608 से 11 हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। और मनुची का कितना हो जाएगा, 53 से 1708 हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बी होगा इसका, ठीक है। और टॉमस रो 1615 से 1619 हो जाएगा। और इसके बाद रॉल्फ फिंच बचे, तो रॉल्फ फिंच कितना 1585 से 86 हो जाएगा। भारत में आने वाले यात्रियों की उनकी अवधि क्या है। हॉकिंस आए थे, फिर टॉमस रो, फिर मनुची, फिर उसका रॉल्फ फिंच। मतलब हालांकि रॉल्फ फिंच सबसे पहले आया था इसमें, ठीक है। इसमें सीक्वेंस में नहीं लिखा था, ठीक है। सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया था, रॉल्फ फिंच के बाद आएगा हॉकिंस, हॉकिंस के बाद टॉमस रो, फिर मनुची, ठीक है। ये था सीक्वेंस। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए क्रम में चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें कौन होगा, सबसे पहले जहांगीर आ जाएगा। जहांगीर के बाद आ जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद 1761, फिर आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर जैसे कहते हैं, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748। जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक था, क्रांति के टाइम का, ठीक है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अहमद शाह अब्दाली 1761 हो जाएगा। चंगेज खान, नादिर शाह 1358, नहीं नादिर शाह 1398 नहीं है, 1739 होगा। तैमूर क्या हो जाएगा, 1398 हो जाएगा। और तैमूर के पहले चंगेज खां पहले आ गया था, तो सबसे पहले तो चंगेज खां ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तैमूर का आ जाएगा 1398, फिर नादिर शाह आएगा, फिर अहमद शाह अब्दाली। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उपरोक्त बाह्य आक्रमण का क्रम है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और फिर अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से 1236 के समय में। तैमूर का आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय में। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के नेतृत्व समय में। और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का प्रथम युद्ध 1761। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, तो हाँ लड़ा। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नहीं मुगल साम्राज्य की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, इसमें से 1 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। अतः
शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों शाहजहां दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, और जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, तो 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम आया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में ही हुई थी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई ये 56 में हुई थी, 1556 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरी लड़ाई 1761 में। तो डी का 3 हो जाएगा। हाँ, तो एक ही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सत्रह में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई, इसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठी बुरी तरह पराजित हुए। नेक्स्ट है हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हेमू नाम से जाने जाते हैं। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा के व्यापारी था। इस्लामा शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरगी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुकाबला मुगलों से हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए युक्त होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है, कोई हेमू को कहता है। वीएल लुइया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। उन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर कहा गया था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। अकबर की मृत्यु 1605। औरंगजेब की मृत्यु 1707। तो डी का 2 हो जाएगा और सी का 4। डी का 2, सी का 4, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और तराइन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध तो ये अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध ये हुमायूं और शेरशाह सूरी का हो जाएगा। खुसरो का विद्रोह जो हुआ था वो किसका? जहांगीर के समय हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर का। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। डी का 1 और सी का 4, तो अच्छा 2 हैं। और बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, तो 1 हो जाए, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा हाँ, खानवा का जो हुआ था वो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, ये नहीं बताया था। 1556 तो क्या हुआ था इसमें? 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में क्या हुआ था? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। ठीक है, तो मिलान करना है। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पर 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अकबर का राज्यारोहण 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 में। ठीक है।
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, असीरगढ़ का युद्ध 1601। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। असीरगढ़ का युद्ध, ये कुछ गलत है। अच्छा, ए का, हाँ हाँ, ए का 2 हो जाएगा, ये डी का 1 होगा, सही है, डी का 1। अच्छा, डी का 1 तीनों में है, तो इसका सी है आंसर। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद साहब अब्दाली और मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठों ने इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी के 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1601 में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध या वर्ष से सुमेलित है। ठीक है, चौसा का युद्ध 1538 में, कन्नौज का युद्ध 1539 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तो हल्दी घाटी सुमेलित है। ठीक है, बाकी 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था 39 में। ठीक है, 38 में नहीं हुआ था। और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था विलग्राम का, वो 1540 में हुआ था, मई 1540 में। ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा सिंहासन के बीच साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। खजबा का युद्ध 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ, अतः इसका विश्व उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो खानवा का युद्ध पहले हो जाएगा, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध हो जाएगा, और फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हो जाएगा 213, और फिर 2134। अच्छा, इसी फर्स्ट ही है ये इसका 2134। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। 1539 में हुआ, 1529 में हुआ था, अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर मर गया था 30 में। चौसा का युद्ध जो था वो 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोई के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोई पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, कालानुक्रम में बताना है इसका। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो कब हुआ था, 28 में हुआ था। ठीक है, 1528 में। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर उसके बाद तालीकोटा का युद्ध हो गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2-4-1-3। 2-4-1-3। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 39, कन्नौज का युद्ध 40 और तालीकोटा का युद्ध 1565। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है बताना है। बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। बल्ख का शाहजहां से, बरकसा और बल्ख, ये शाहजहां से रिलेटेड है, शायद शाहजहां के काल में हुआ, 1646 से 47 के मध्य। ठीक है, अता अली खां किसका नाम था, तो इनमें से कोई नहीं थे अता अली खां। अबुल फजल नहीं थे, फैजी नहीं थे, टोडरमल भी नहीं थे। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया। तो किसका नाम था, तानसेन का नाम था। ठीक है, सूची 1 और 2 मिलान करना है। एकता दिल्ली के सुल्तानों ने टाइम थी। जागीर अमरम
अमरम विजयनगर का था, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। जागीर कौन देता था, जागीरदार ये सब, ये अकबर के टाइम, मतलब अकबर क्या मुगल टाइम था, और मोकासा मराठी टाइम था। दिल्ली सल्तनत काल में 1211 में इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। सॉरी, थोड़ा गला लग गया है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ में आ सकता है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था, डी हो जाएगा। मुगल काल में गुजरात स्थित बंदरगाह से होकर ही 1000 यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगलों में नवरोज का त्योहार लिया, तो कहाँ से लिया, ये पारसियों से लिया था, ठीक है, नवरोज। नवरोज का त्योहार ईरान फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व है। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज जलाली की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था, तो लखनऊ में था, मुस्लिम न्यायशास्त्र में की पढ़ाई में, ठीक है। मुगल काल साहेब अली उल्लाह के मदरसा में हदीस तथा तफसीर पर लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्यिक विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियां से विभूषित किया जाता था। नेक्स्ट है, बताना है अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई, तो इसमें सीक्वेंस मिलाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले पद्मिनी आ जाएंगी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, फिर दुर्गावती आ जाएंगी हुमायूं या अकबर के समय, फिर उसके बाद ताराबाई आ जाएंगी मराठा, और फिर उसके बाद अहिल्याबाई आ जाएंगी, होलकर थी ये, ठीक है। तो बी हो जाएगा। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। सही सुमेलित बताना है। खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये खुलदाबाद में कहा है शेख सलीम चिश्ती, ये तो फतेहपुर सीकरी होगा ना। फतेहपुर सीकरी एतमतौला का मकबरा नहीं, ये आगरा है। आगरा औरंगजेब का मकबरा नहीं, औरंगजेब का मकबरा आगरा में नहीं है। दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, तो डी सही है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, एतमतौला का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो ये दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना दो सही है, ठीक है। क्या था, फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति 1572 से 73 ईस्वी में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर के प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ठीक है।
लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा का निर्माण आसफउद्दौला ने करवाया था। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गार्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूनों का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा, जो इमामबाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, के निर्माण में चूना प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, तो हाँ सासाराम में है, बिहार के। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर महल बुरहानपुर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसमें सी सही नहीं है। जहांगीर महल बुरहानपुर में नहीं है, ये आगरा में है। ठीक है, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीर महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। शेष सभी विकल्पों के युग में सम्मिलित है। राबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद, हाँ। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। अच्छा, इसमें कालानुक्रम बताना है। अटाला मस्जिद जौनपुर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। तो शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, राबिया दुर्रानी का मकबरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर आ जाएगा, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा आ जाएगा सासाराम, फिर हुमायूं का मकबरा बना था, उसके बाद औरंगजेब ने राबिया दौरानी का मकबरा बनवाया था। जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। अकबर ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 61 के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही कालानुक्रम विकल्प बी में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सूची 1 और 2 बताना है। बाबर, दीन पनाह नहीं, जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीर महल और जहांगीर आत्मदौला का मकबरा। तो डी का 4 हो जाएगा, तो ए ही सही होगा। ठीक है, क्या है? हुमायूं दीन पनाह है, बाबर जामा मस्जिद है संभल वाला, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर आत्मदौला का मकबरा। नेक्स्ट सुमेलित करना है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये किससे आ जाएगा? गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद। तो बुलंद दरवाजा तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा हो जाएगा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब और कुतुब मीनार इल्तुतमिश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद और औरंगजेब। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो बताना है, तो सबसे पहले खानवा का युद्ध होगा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर उसके बाद तालीकोटा। तो 4213, 4213, तो ए हो जाएगा इसका। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, तालीकोटा 1565। अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, तो सही है निर्माता। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, सही है। मोती मस्जिद आगरा, ये आगरा की शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने, और मोती मस्जिद का शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली का जो औरंगजेब ने। मुगल काल में मौल्यम था, तो मौल्यम क्या था? जहाज पे जो व्यापारिक जहाज पर जो कर्मचारी होता था,
ठीक है। तो वैसे ये भी नहीं होगा, ये एक जहाज भी नहीं होगा, क्योंकि जहाज को थोड़ा ना बोलते थे, उस पर जो आदमी यंत्र लेके बैठता था वो होता था। ठीक है। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौल्यम एक कर्मचारी था। मौल्यम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। दिए गए विकल्पों में डी सही निकट है। ठीक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे क्या थे? बंजारा व्यापारी होते थे। ठीक है। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, उससे बना बणिक अर्थात व्यापारी बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया है। प्राचीन काल में ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही है जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उस तरह उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दाम, तांबे की मुद्रा, देसाई राजस्व इकाई और दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। नहीं, तो ये डी सही है, डी होगा इसका आंसर। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के को दाम का प्रचलन प्रारंभ किया। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि माप हेतु प्रयुक्त होती थी। ठीक है। आप अभी जैसे जो लेखपाल वगैरह होते हैं उन लोगों के पास होती है जरीब। ठीक है। भूमि नापने के लिए। ठीक है। मैन तो ये हम लोगों का मुगल काल का जो मिससेलेनियस विविध है, विविध को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब सिख संप्रदाय का जो है वो हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।